जय हिंद। तो जैसे कि हमने आपको पिछली कक्षा में ऑब्जेक्टिव कराया था संसाधन एवं उपयोग के बारे में, बहुत ही शानदार आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ और आज का चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के टॉप 20 एमसीक्यूज हमने तैयार किया है। और ये 20 नहीं है, इस 20 के द्वारा हम आपको बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजों को बनाते जाएंगे। तब तक अपने कॉपी कलम को निकाल लीजिए और फिर नोट करते रहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में है कि कौटिल्य को, एडम स्मिथ को, चंद्रगुप्त मौर्य को और डिडरो को। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, जो कौटिल्य हुआ करते थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है तो आप कहिएगा एडम स्मिथ को। हालांकि एडम स्मिथ की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, मशहूर पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। मैं इसको अब साफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होइएगा कि अर्थशास्त्र के जो पिता कहे जाते थे वो कहे जाते थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बहुत ही मशहूर पुस्तक थी एडम स्मिथ की, 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। अब आपसे पूछा जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो आप कहिएगा एडम स्मिथ। और यह कब प्रकाशित हुई तो आप कहिएगा 1776 ईस्वी में। और हमने बताया कि अर्थशास्त्र के जो पिता है वह एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी। फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डचों की, बी में है पुर्तगालियों की और सी में है अंग्रेजों की, जबकि डी में दिया हुआ है फ्रांसीसियों की। तो हम बात करें तो यहाँ जो सही इसका ऑप्शन होगा अंग्रेजों की। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज भारत में आए हुए थे और फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके यहाँ शासन करते थे। और शासन करने के बाद में लगभग 200 सालों तक भारत में शासन किए हुए थे। तो आपसे कोई पूछा जाए कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी तो आप कहिएगा अंग्रेजों की। या कितने वर्षों तक शासन किए तो कहिएगा 200 वर्ष तक। कितने वर्ष तक शासन किए तो 200 वर्ष तक। आगे हम एक और चीज आपको बतलाते चले कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है पुर्तगालियों की। तो देखिए, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन से देश के लोग आए थे तो आप कहिएगा पुर्तगाल की। कहां से कीजिएगा? पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए हुए थे। तो भारत में व्यापार करने सबसे पहले कौन लोग आए हुए थे तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए पुर्तगाली। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि फूट डाला और शासन करो की नीति किसकी थी तो अंग्रेजों की थी, क्योंकि भारत में जो हिंदू मुसलमान करा करके अपने सत्ता को स्थापित रखना चाहते थे, जीवित रखना चाहते थे। अगर ये सवाल हमने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए हुए थे तो आप कहिएगा पुर्तगाली। लेकिन यही अगर सवाल आपसे फिर से पूछा जाए कि भारत में सबसे अंतिम समय में कौन गए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही लोग गए। सबसे पहले कौन है तो आप कहिएगा पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गए तो आप कहिएगा पुर्तगाली। यानी जो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में जो है पुर्तगाली ही गए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था अर्जन की एक प्रणाली है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राउन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑर्थर लेविस, और ऑप्शन सी में एडम स्मिथ, और ऑप्शन डी में है डिड्रो। तो देखिए, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ये ब्राउन की है। ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है अर्जन की एक प्रणाली है। जबकि एडम स्मिथ के बारे में हमने अभी आपको बताया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो आप कहिएगा एडम स्मिथ। लेकिन आपसे पूछे कि दिद्रो कौन थे तो दिद्रो की एक बहुत ही मशहूर पुस्तक थी जिसका नाम था बृहत ज्ञान कोश। जिसका नाम था बृहत ज्ञान कोश। अगर आपसे पूछे बृहत ज्ञान कोश के लेखक कौन है तो आप कहिएगा दिद्रो। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 4 पे चलते हैं। कह रहा है वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में है प्राथमिक, ऑप्शन बी में है द्वितीयक, ऑप्शन सी में है तृतीयक और ऑप्शन डी में है चतुर्थ।
तो आप सभी जानते हैं कि वन जो आते हैं वह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक और मैं आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप कहिएगा वन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, भूमि आते हैं। एक और चीज जानिए कि जो चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, खनन, अगर आपसे पूछे कि खनन कौन सा है, तो कहिएगा प्राथमिक। कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। यानी जो चीजें हमें प्राकृतिक के रूप में प्राप्त हुई है, कच्चे माल के रूप में, जो कच्चा है, तो वह क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम 5 पे कह रहे हैं, चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र को, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में है चतुर्थ क्षेत्र को। तो हमने अभी आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और जो है औद्योगिक जो क्षेत्र है जो है वह, या जो उद्योग है, जो है उद्योग है, तो ये औद्योगिक जो क्षेत्र है वह यह कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। अब एक बात समझिए कि जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं तो उद्योगों में जाकर के वह पक्का तैयार होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए, जैसे मैं आपको अगर आपसे पूछा जाए गैस कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, गैस है, बिजली है, तो आप कहिएगा ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जो बिजली तैयार होता है वो जल से होता है, और जल किस में आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में। समझिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना वो प्राकृतिक क्षेत्र है। यानी प्राकृतिक वस्तुओं से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है वो कच्चा के रूप में, तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और प्राथमिक क्षेत्र से जो औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही जो तैयार हुआ वस्तु जो होता है ना वो औद्योगिक क्षेत्र में जाता है। तो बिजली किसके अंतर्गत गया? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गया। संचार किसके अंतर्गत गया? बिजली। पानी जो है किसके अंतर्गत गया? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गया। गैस किसके अंतर्गत गया? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गया। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक समझिए, एक चीज महत्वपूर्ण है, हम आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को जो है श्रमिक होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। जबकि तृतीय क्षेत्र में काम करने वालों को कहा जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को जो है ना रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को जो है ब्लू कलर वर्कर कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को जो है व्हाइट कलर वर्कर कहा जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय जीडीपी में, बहुत ध्यान से सुनिए, भारतीय जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? यानी जो भारतीय जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो भारतीय जो है जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? ऑप्शन ए में है क्या कृषि का सबसे ज्यादा योगदान है, औद्योगिक का है, सेवा का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कृषि का ज्यादा योगदान है, लेकिन नहीं। भारतीय जो है जीडीपी में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वह है सेवा क्षेत्र का। वह क्या है? सेवा क्षेत्र का। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हम 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वह प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं, वो कच्चे माल के रूप में भी हो सकते हैं। और हमने बताया था कि जो द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है वो औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक जो है चीजों से प्राप्त करके जो है ना औद्योगिक वस्तुएं तैयार की जाती है औद्योगिक क्षेत्र में। अब जब तृतीय क्षेत्र की बात हो और सेवा क्षेत्र की बात हो तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से मिलकर जो तैयार होता है वह तैयार होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र तैयार होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। अच्छा, इसमें देखने के बाद में लग रहा है कि जिससे दूसरे को फायदा हो रहा है
फॉर एग्जाम्पल टीचर है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को सेवा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसके बदले तो आपको पैसा मिलता होगा। नहीं, वो पैसा अलग बात है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे का सेवा हो रहा है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। विद्यालय है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। समझ में आ रहा है। अगर परिवहन है, परिवहन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लेकर के जाती है, तो परिवहन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो है ना मिल करके कौन सा क्षेत्र तैयार होता है, तृतीय क्षेत्र तैयार होता है। हमने बताया है कि जो तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है व्हाइट, नोट कर लीजिए, कॉलर वर्कर। चलिए हम लिख देते हैं, ये तृतीय को कहा जाता है, या हम लिखते हैं प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक चीजें होती है, और प्राकृतिक इससे जो कच्चा मिलता है तो द्वितीय क्षेत्र में जाता है तो पक्का होता है, उसके बाद में सेवाएं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो आप कहिएगा बैंक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आपसे पूछा जाए संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो आप कहिएगा संचार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आगे जब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो आप कहिएगा तृतीय क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 8 पे हम लोग बढ़ेंगे कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है। पहले समझिए, संपूर्ण विश्व में मुख्य रूप से जो है 3 तरह के अर्थव्यवस्था अपनाए गए हैं। एक में जो है पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है और मिश्रित व्यवस्था है। सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं कि समाजवादी व्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। समझिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो संपूर्ण विश्व जो है 2 हिस्सों में बट गया था। एक का नेतृत्व जो पूंजीवादी गुट था, उसका नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, जबकि समाजवादी का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। क्योंकि सोवियत संघ उस समय संघ हुआ करता था, उसमें बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन हुआ क्या कि दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया और उससे 15 राष्ट्र बने। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आप कहिएगा सोवियत, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। आपसे कोई पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद में उसमें से कितने देश बने, तो आप कहिएगा 15 देश। कितना बने, तो 15 देश। आगे हमने आपको बता रहे थे कि जब संपूर्ण विश्व जो है 2 हिस्सों में बंट रही थी, तो एक का नेतृत्व अमेरिका कर रही थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है नेतृत्व जो है वो रूस कर रही थी, यानी सोवियत संघ कर रही थी। अब भारत के सामने एक विषम परिस्थिति थी कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाए। हालांकि थोड़ी सी झुकाव जो है भारत की जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ थी। हालांकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें यह तय हो गया कि भारत जो है ना पूंजीवादी के साथ जाएगा और ना ही समाजवादी के साथ जाएगा। भारत एक नई अर्थव्यवस्था को विकसित करेगी, जिस अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जो सभी साधन होते हैं उस पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, यानी सरकार के द्वारा उन्हें छूट दी जाती है कि आप जो है देश की जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कीजिए। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है क्या है कि उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का अधिपत्य होता है। सरकार जो है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उससे जो भी पैसे कमाती है वो लोक कल्याण करती है, यानी समाज का कल्याण करती है। लेकिन भारत जो है नया आजाद हुआ था तो उस समय चुनौती थी कि किसके साथ जाए, लेकिन भारत ने तय किया कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और भारत ने कहा कि हम ना पूंजीवादी के साथ जाएंगे और ना ही समाजवादी के साथ जाएंगे, हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है
इसमें कहा गया, अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का कुछ उत्पादन के कुछ साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, तो कुछ साधनों पर जो है सरकार का अधिकार होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था था। अभी हमने बताया कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, जबकि रूस जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि साम्यवादी शासन का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो आप कहिएगा साम्यवादी शासन का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा जा रहा है कि चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, तो चीन ने जो अर्थव्यवस्था को अपनाया है वो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ से एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन में कैसी दलीय व्यवस्था है, तो आप कहिएगा चीन में एक दलीय व्यवस्था है, जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। हमने आपको बताया है कि अभी के भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो कर रहा था। भारत ना पूंजीवादी के साथ गया और ना ही जो है समाजवादी के साथ गया। तो भारत किसके साथ गया? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आपसे अगर ये पूछ ले कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, उसका शुरू में झुकाव तो समाजवादी की तरफ था, तो किस पंचवर्षीय योजना में तय हुआ कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएगा? तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 11 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए, अगस्त 1947, मार्च 1948, मार्च 1949 और मार्च 1950। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि योजना आयोग क्या है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद में हमारे महापुरुषों ने तय किया कि भारत का विकास जो है कैसे तेजी से किया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 5 सालों की एक नीति बनाई, जिसमें कहा गया कि 5 सालों की नीति हमें आने वाले दिनों में 5 सालों में किन किन चीजों को डेवलपमेंट करना है, इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, अब योजना आयोग का गठन किया गया, तो योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन ऑप्शन में आपको देखिए अगस्त 1947, मार्च 1948, मार्च 1949 और मार्च 1950। तो योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मार्च 1950 को। आगे क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। देखिए, हमने ऑप्शन में क्या लगाया है? थे, होते हैं नहीं, होते थे, क्योंकि योजना आयोग अब चेंज हो चुका है। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो ऑप्शन ए में दे रहा है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो जानिए आप, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष होते थे, और इसके अलावा जो है उसमें 8 सदस्य होते थे। लेकिन यहाँ से आपका एक और सवाल बन सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि योजना जो आयोग है, योजना जो है आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहिएगा गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के प्रधान भी मंत्री भी हुए। तो योजना आयोग के प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन हुए हैं? तो आप कहिएगा गुलजारी लाल नंदा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमने अभी आपको बताया कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप हमें बताइए कि योजना आयोग जो है मार्च 1950 ईस्वी में आया, तो जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे होंगे वही तो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो योजना आयोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया? देखिए योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, तो इसके स्थान पे कौन सा आयोग बनाया गया? हमने यहाँ आपको बतलाया कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा होते थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर यही आपसे पूछ दे कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोंटेक्सी अहलूवालिया तो देख लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं श्री मोंटेक्सी अहलूवालिया। आगे आज हमारा एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमने आपको बताया कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहिएगा गुलजारी लाल नंदा। अब आपको हम बताया कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा मोंटेक्सी अहलूवालिया। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे थे कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया, तो देखिए ऑप्शन ए में है वित्त आयोग, संथानम आयोग, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नीति आयोग कब लागू हुआ? नीति आयोग कब लागू हुआ? ऑप्शन ए में दे रहा है जनवरी 2014 में, जनवरी 2015 में, मार्च 2016 में और नवंबर 2020 में। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग कब लागू हुआ। तो जो नीति आयोग लागू हुआ जनवरी 2015 में लागू हुआ, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया था कि योजना आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। तो आप बतलाइए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नॉर्मल सवाल है कि जो उस समय हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन यही अगर सवाल आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहिएगा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है अभी जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो आप क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था हर 5 सालों के लिए जो तैयार की जाती थी, तो कब से कब तक उसका कार्यकाल था। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 1947 से 52, ऑप्शन बी में दे रहा है 1948 से 53, और ऑप्शन सी में दे रहा है 1950 से 55, और ऑप्शन डी में दे रहा है 1951 से 56। तो आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बना था। बच्चा यहाँ कंफ्यूज, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 था, क्योंकि बच्चा को लगता है कि 47 में देश आजाद हुआ और उसमें 5 जोड़ के 52 बना देते हैं, ये 48 जोड़ता है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा 1951 से 1956 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र पर, कि उद्योग के क्षेत्र पर, कि कृषि पर, कि संचार पर। अब देखिए भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत में अगर किसी पर बढ़ावा दिया गया तो वह जो था कृषि क्षेत्र था, यानी कृषि पर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। लेकिन अगर यही सवाल जो है पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, तो आप कहिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि अगस्त 1950, ऑप्शन बी कह रहा है अप्रैल 1951, ऑप्शन सी कह रहा है अगस्त 1952, और ऑप्शन डी कह रहा है जनवरी 1955।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो अगस्त 1950 में हुआ था, क्या अप्रैल 1951 में हुआ था, या अगस्त 1952 में हुआ था, या जनवरी 1955 में हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे एक और सवाल आपसे पूछा रहा है इसी से संबंधित कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, यानी जो ये विकास परिषद का गठन किया गया था इसका उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी जो है गठन जो किया गया है, इसके सदस्य होते हैं भारत के जितने भी राज्यों के जो है मुख्यमंत्री होते हैं, इसके सदस्य होते हैं और उनके सलाह लेकर के फैसले लिए जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो है मुख्यमंत्री होते हैं। आगे एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसने तैयार किया था। तो आप कहिएगा प्रोफेसर महबूबुल हक की अध्यक्षता में जो है एसडीपी तैयार किया गया था। वहीं अगर आपसे राज पूछा जाए कि बीमारू राज्य कौन कौन से है, वहीं आपसे पूछा जाए कि बीमारू राज्य कौन कौन से है, बीमारू राज्य कौन कौन से है, तो आप कहिएगा बिहार है, मध्य प्रदेश है, और असम है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।